अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी मैं पीएचई विभाग के कर्मचारियों के साथ मौजूद हूं। यहां पर 25 सालों से लगातार सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो गूंगी बहरी सरकार की अक्सर बात की जाती है वो नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। तो ये आज इनको 12 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। कल अगर हम भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र राणा जी, वो भी यहाँ पर इनसे मिलने आए थे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर उन्होंने जो आश्वासन दिया था ये इससे संतुष्ट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो रविंद्र राणा जी ने आश्वासन दिया था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पहले स्टेट ऑब्जर्वर का शुक्रिया बहुत बहुत। मैडम, हम आश्वासन या किसी के एश्योरेंस पे हम कभी संतुष्ट नहीं ना होंगे, क्योंकि हमने बहुत से आश्वासन पिछले 15-20 साल से लीडरों के, ऑफिसरों के, और देखते देखते आज ये हमारी हालत हो गई है। कल जब रविंद्र राणा जी यहाँ आए थे तो हमारा एक साथी जज्बात में आके रो पड़ा, क्योंकि आश्वासन इतनी बार हो चुके हैं, हमें इनकी आदत नहीं है। अब हमें उम्मीद या यकीन नहीं आता किसी पे। उठ गया ना यकीन? अब हमें यकीन उठा हुआ तो, और इसीलिए हमने रविंद्र राणा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, क्लियर कट बोला था। अगर आप मसला हल करवा सकते हैं तो हमें बताइए, नहीं करवा सकते तब भी बताइए, हमें कोई गिले शिकवा आपसे नहीं है। लेकिन आप लोगों ने 11 नवंबर को, जब हमारी यहाँ पे आप भी बहुत बार कवर करने आए, 48 दिन हमारी स्ट्राइक चली थी, और उसके बाद हमने 7 नवंबर को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, और उसमें बीजेपी के 2 बड़े नेता जुगल किशोर शर्मा जी और रविंद्र राणा जी बाहर आए थे, और इन्होंने हमें कहा था हम आपकी एलजी साहब से मुलाकात करवाते हैं, और एलजी साहब से इन्होंने मुलाकात करवाई भी 11 नवंबर को। तब एलजी साहब ने कहा था कि आपका जो इशू है ये डीडीसी इलेक्शन के बाद मैं इसको करूंगा। पीएचई का जो बड़ा इशू है, जल जीवन मिशन आ रहा है, जल जीवन मिशन में आपकी पोस्टें क्रिएट की जाएंगी और वंस फॉर ऑल इसका मसला हल किया जाए। लेकिन अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, क्यों कि कोर्ट हम कंडक्ट लगा तो मैं डीडीसी इलेक्शन तो खत्म हो गए ना। हाँ मैडम, मैं यही कह रहा हूँ, डीडीसी इलेक्शन खत्म हुए 4 महीने हो गए। हाँ। उसके बाद उन्होंने पहले कहा था कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी भी कोई नहीं बनी। डीडीसी इलेक्शन हुए 4 महीने, 4.5 महीने हुए। उसके बाद हमने 15 जनवरी को एक प्रोटेस्ट किया, प्रेस क्लब में किया था, रिमाइंडर प्रोटेस्ट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को याद करवाने के, जगाने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, आपके आश्वासन के बाद चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद अगला प्रोटेस्ट हमारा जो हुआ था वो 22 फरवरी को हुआ था, वो भी एक रिमाइंडर प्रोटेस्ट था। और हमने फिर उसके बाद 12 मार्च को एक प्रोटेस्ट किया, और तब हमने लास्ट और फाइनल कहा था कि बजट में हमारे लिए क्लियर कट प्रोविज़न किया जाए कि हमारे लिए क्या है। तो अगर बजट में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ तो हम 16 से चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। तो 16 से हम चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और परसों शायद मीडिया किसी साथी ने रविंद्र राणा जी को पूछा कि जो पीएचई के लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, उन्होंने कहा कोई नहीं बैठा हुआ। तो उस मसले पे कल हमारे साथी की उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा आप क्या स्ट्राइक पे बैठे हो? सवाल मेरा भी ये रहेगा, जब आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे कि आपने इत्तला किया था उनको कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठने लगे हैं, तो आप थोड़ा संभल जाएं। मैडम, हमने प्रोटेस्ट किया था 12 मार्च को, सारा मीडिया ने कवर किया था, और हम बीजेपी के वर्कर थोड़ी हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हमने स्टेट को, हमारे चीफ को दिया था रिमाइंडर, और स्टेट को एलजी से एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था। और ये सब लोग वॉच करते हैं, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, इनके वर्कर हर जगह हैं, ऐसी बात नहीं है। वो शायद उनको पता ही नहीं था कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे। मैडम, उनको पता था, क्यों नहीं पता था? पता था उनको। उन्होंने जानबूझ के उस टाइम बोला कि शायद नहीं बैठे हुए। लेकिन जब हमारी कल सुबह बात हुई हमारे साथी की, तो उन्होंने कहा, हमने कहा हम हमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे गवाह बने थे, गारंटर बने थे जब हम एलजी साहब के पास गए थे, कि एलजी साहब के पास हम लोग नहीं पहुंच सकते, छोटे लोग हैं, बहुत छोटे मुलाजिम, गरीब लोग हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ पर आता हूँ। तो वो कल सब लोगों के सामने यहाँ पे आए। तो हमारी जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फंड है, ये इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये सब लोग मेंबर्स, एक कमेटी है। कुछ लोगों ने धंधा और चंदा और धंधे का काम पहले चलाया था, तो हमने उसको ख़त्म किया, क्रैश किया। हम लोग सब कमेटी मेंबर, ये साथी, अगर हम मीडिया में बोल लेते हैं तो बाकी सभी साथी ये मेंबर्स हैं। इसी तरीके से हमने राणा साहब को ये कल बता दिया। एग्जैक्टली यही रहेगा, जो आपसे पहले कमेटी के मेंबर से जो आपने धंधा और चंदे की बात की, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर उन्हें पहले बाहर कर दिया होता तो आज मसले हल हो जाते? बात ये होती है कि वही मैं कह रहा हूँ कि
ब्लैक शिप्स जो है पहचानने में मुश्किल होते हैं। आपके बीच में कौन क्या है, किसकी क्या मंशा है, कोई सियासी लीडर बनना चाहता है या हमें लूट खसूट करके 100 200 400 दे दो, तो कुछ लोग दे दें, चलो कोई बात नहीं, बात कर रहा है, काम कर रहा है। इस बार हमने कोई सिर्फ कमेटी रखी है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है उसमें, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। और इसलिए सरकार को परेशानी आ रही है। लीडरलेस मूवमेंट है, लीडरलेस मूवमेंट जो है सरकार के लिए खतरा होता है, खतरा होती है। तो हमने रविंद्र राणा जी भी ये महसूस करी, यहाँ पे आए, अदरवाइज वो वहाँ नहीं आते। वो हम आए, हमें तो हमने उनको कल यहाँ पे उनके खिलाफ नारे भी लगे और एक हमारा साथी रो भी पड़ा और उसने बोला, भावुक था, उसने कहा राणा साहब मेरी बेटी ने बोला आप मीडिया के सामने वादा करो। तो हमें पता राणा साहब कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे है नहीं है, सरकार इनडायरेक्ट भाजपा की है यहाँ पे सेंटर में, और उनकी हमने उनको मीडिएटर कह लीजिए, गवाह थे हमारे। हमने उनको दोबारा यही कहा कि आपने हमारी जो बातचीत है उस बातचीत का एलजी साहब के साथ प्रॉमिस का कोई हल नहीं निकला, ग्राउंड पे वो नहीं देखी। तो ग्राउंड पे देखने के लिए आप हमें दोबारा एलजी साहब के पास ले चलिए। उन्होंने कहा, कल मीडिया बोलने के बाद वो दोबारा हमारे साथ यहाँ बैठे, उन्होंने बोला कि मैं दोबारा एलजी साहब से उन्होंने बात भी की। और उस टाइम एलजी साहब के पीए ने फ़ोन उठाया, शायद उन्होंने कहा एलजी साहब खाना खा के रेस्ट करेंगे तो मैं आपकी शाम को बात करवाऊंगा। तो शाम को हमारे साथी की दोबारा उनसे बात है, उन्होंने कहा एलजी साहब दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से जैसे आते हैं आपकी कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी। और मीटिंग होने के बाद हम अब तभी चैनल स्ट्राइक बैठ रहे हैं, हम उठेंगे नहीं। अब हम अगली साहब बोलेंगे आपका काम कर, हम बोलेंगे अभी रिटर्न जो कार्रवाई होगी ना, जैसे मतलब जब तक कोई पक्का मसले का हल नहीं होगा तब तक नहीं। देखिए मैडम, कितनी बार पे 15 साल से हम यही काम हो रहे हैं, उठ जा बैठ जा, अच्छा मैं आपका कर रहा हूँ, बस मैंने आपका कर दिया। अब हमारी यही दृढ़ संकल्प ले, हर आदमी जो हर हमारा साथी 45-50 के करीब है। कुछ साथी कल हमारे प्रोटेस्ट में जो बैठे थे वो रामनगर साइड से आए थे, उनकी एज थी 15 महीने रह गए खाली उनको। 26 साल दे दिए उन्होंने। उस परसों हमारे साथी कठुआ हीरानगर सांबा साइड से आए थे, उनको 3 महीने रह गए। इसी तरह एक हमारा साथी रियाज हुसैन जिसके 5 बच्चे हैं वो सुसाइड कर गया। आप बताइए, ऐसे बहुत से केस हैं। और हम आपके माध्यम से उन सभी साथियों को जो दिल कमज़ोर ना करें, हम अब पॉलिसी लेके रहेंगे। आपका साथ चाहिए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो और भी हमारे पास तरीके हैं। आपको पता है जल शक्ति है, तो जल हाँ, आपको गर्मियों में हमारे पास बड़ी शक्ति, हम डबल शक्ति हो जाती है गर्मियों में। तो आने वाले जो सारी गर्मी जो शक्ति है उसका प्रयोग गर्मियों में, हाँ बिल्कुल गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। और 22 को जो एलजी साहब और हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक जल दिवस मनाया, वर्ल्ड वाटर डे। तो हमने उसका विरोध किया, हमने उसको काला दिवस का ब्लैक डे कहा। और प्रधानमंत्री साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की इनके साथ, और हमने उसका पूरा विरोध किया कि ये फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया में रखने के लिए अपना स्कीमें। अगर उस वर्ल्ड वाटर डे को जो वाटर का काम करते हैं, पीएचई महकमा जो पानी का काम करता है, अगर उनके लोग भूखे रहेंगे, उनके वो बच्चे स्कूलों से निकाले जाएंगे, उनके बच्चे दवा दारू के लिए तड़पेंगे, वो साथी सुसाइड कर जाएंगे, वो साथी हमारे 60 साल की उम्र में उनको बगैर कुछ दिए उनको निकाल दिया जाएगा। तो वो ये मिशन, आपको जो जल जीवन मिशन है या वर्ल्ड वाटर डे कैसे कामयाब, वर्ल्ड वाटर डे तभी कामयाब होगा कि जो पानी के काम करने वाले लोग हैं वो खुश रहेंगे। तो ऐसे तो आप जितनी मर्जी ये पब्लिक इवेंट की ये लोगों को दिखाइए, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे काम करने वाले, हमारे आपके माध्यम से माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब से और एलजी साहब से हमें आप पे एलजी साहब आपसे उम्मीद है। और नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोलिए कि ये लोग ज़रूरतमंद है। और राणा साहब ने कल बोला कि 90 से 80% क्या ये लेबर हर डिपार्टमेंट में काम करता है। और मैडम आप भी बहुत से डिपार्टमेंट में जाते हो, आपको पता हर जगह हम लोग काम करें, चाहे मोटरमैन है, वालमैन है, किसी का ऑफिस का ड्राइवर है, माली है, अपना स्टेट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू, जितने डिपार्टमेंट पीडीडी के हमारे भाई हैं, ये सारे डिपार्टमेंट जो निज़ाम जो आज आप स्टेट ड्यूटी का समझ रहे हो ना, ये 80% जो मुलाजम है क्या ये लेबर है। तो आपके माध्यम से यही हमारी अपील है सरकार को, आप हमें सड़कों पे मत लाने में मजबूर करिए। आने वाला जो दौर है गर्मी का, वो आपको मैंने पहले बता दिया, तो फिर उसका हाँ शक्ति का इस्तेमाल जरूर होगा, जल शक्ति का इस्तेमाल जरूर होगा। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रवि कुमार है। कितनी उम्र थी जब इस विभाग में आए थे? मैम मेरी एज थी कम से कम कोई 22 साल होगी, 21-22 है। तो आज कितनी है? आज 45 है। 45 है। जवानी ढल गई, बच्चे जवान हो गए मैम। बच्चे आप जवान हो गए। किस तरह से जब घर जाते हैं, हर रोज़ बच्चों को भी पता होगा कि उधर पापा हमारे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, किस तरह से उनको फेस करते हैं? मैम एक्चुअली जब घर जाते हैं तो बच्चों की निगाहें हमेशा बाहर रहती हैं, शायद कोई मेरा पापा अच्छी खबर लेके आएगा। अफसोस इस बात का है, अच्छी खबर में बच्चे भी बड़े हो गए। हाँ, दिलासे के साथ बड़े हो गए। जिसके साथ शादी की थी उसकी भी लाइफ ख़राब कर दी हमने।
तो अगर गहराई में जाना हो, ग्राउंड पे जाना हो, तो इन लोगों को देखा जाए, ये जो लीडर लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, आश्वासन, शांति, ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। इनको ये सोचना चाहिए दुआ से या बद दुआ से, अगर बद दुआ लग जाए बड़े बड़े की खटिया खड़ी हो जाती है। ये याद रखें। मेरी उम्र में मैंने ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स देखे हैं, चाहे वो कांग्रेस, पीडीपी, एनसी। अगर किसी ने घमंड किया, हमने उनको खुद रोड पे जाते हुए देखा, पैदल दूर क्या, मैं खुले लफ्ज़ों में बोलना चाहता हूँ। हमारे मंगतराम शर्मा थे, कांग्रेस के डिप्टी सीएम थे, जब वो इधर आए इतनी गार्ड थी उनके साथ, कमांडो थे। मैम स्कूटी इतनी थी, सीढ़ी तक नहीं उतर पार मार सकती। जब मैंने उनको देखा, जब वो पद उनसे हाथ से निकल गया, तो मैंने उनको देखा त्रिकुटा नगर में एक फीट कार में बैठे थे। मैंने बोला ये डिप्टी सीएम साहब हैं। तो ये बात याद रखें, अगर आज इनको घमंड है इस चीज़ का, क्या हमारी सरकार है, तो कल आपका भी वो दिन आ सकता है। अगर कांग्रेस की वो हालत हुई है तो हालत आपकी भी होगी। और मैम ये देखिए, कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे, ये है वो है। अगर 5 दिन कहीं किसी का पानी नहीं आता, गला सूख जाता है इनका, इन लोगों का। हम गरीब लोग कहीं बाल्टी पानी लेके फिर भी गुजारा कर लें। इन लोगों का क्या होगा जब आने वाली गर्मी में? अब करो मरो की रणनीति हमने तैयार कर ली है। ये सरकार इन स्पष्ट लफ्ज़ों में सुन ले कि अगर हमारे वर्करों की ये लोग यही दुर्दशा करेंगे, आने वाले इलेक्शनों में हम इन लीडरों की भी यही दुर्दशा करेंगे, ये याद रखेंगे। सर आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग है जो वो अभी करेंगे, जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग भी परेशान होंगे, तो आप क्या लोगों से अपील करेंगे कि वो भी आपके लिए सड़कों पर उतरें या आपका साथ दें? देखिए मैडम, हमारे लिए मजबूरी समझ लो कि ये बहुत मतलब एक मसला जो है इतना ज़्यादा इन्होंने उलझा दिया हुआ है। मसला ज़्यादा उलझना नहीं था, लेकिन ये पॉलिटिशियनों की वजह से, तो पहली सरकारें थी उन्होंने भी कोई टालम टोल ऐसे कि करेंगे, अब करेंगे, नहीं करे, मतलब आपकी तादाद ज़्यादा है, आपके ये मतलब जो फंड्स नहीं है, पीछे से सेंटर पैसा नहीं दे रहा है। मतलब टालम टोल की नीति आज 20-25 साल से चलती आ रही है। क्योंकि मैं भी 96 से इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी चीफ इंजीनियर देखे, जो जेई थे वो चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर भी हो गए। तो हम लोग वहीं के वहीं डेली वेजर बैठे हुए हैं और उनसे ही आश्वासन सुनते थे कि यार आपका मसला जेन्युइन है, हम आपकी डिमांड लेके सेक्रेटरीट जाते हैं, हम मतलब आपका मसला हल कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा चीफ इंजीनियर हमें लारे भी दिए। तो आज भी अब उनके मुंह में एक ही अल्फाज होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। सेंटर मतलब गवर्नर साहब अगर ये कोई फ़ैसला लेते हैं तो आपका कुछ बन पाएगा, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई पावर है। अब मुझे ये बताइए ये डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है? एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट अगर बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूँ इनके पास पावर ही नहीं है। तो इनको ये काम ये किस लिए ये कुर्सियों पे बैठे हैं? देखो काम तो ये हमारे यही डिपार्टमेंट ले रहा है ना। तो डिपार्टमेंट जो हमारे से काम ले रहा है, क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसको महीने के बाद तनख्वाह देनी? आज भी ऊपर जाके आप पूछ सकते हैं चीफ इंजीनियर साहब से, हमारी 4 महीने की पेंडिंग वेजेस है। इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी ख़त्म होने वाला है, आज 27 तारीख हो गई है, 4 महीने की पे अभी पेंडिंग है। तो ये बताओ, मुझे समझ नहीं आता ये कौन से हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं? इन्हीं लोगों ने लगाए हैं, इन्हीं लोगों का हम काम कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं। तो अब जम्मू की जनता की जो अगर बात है, तो जम्मू की जनता सोई होती है तो हम लोग रात को सप्लाइयाँ देख रहे होते हैं कि ओवर टैंक कहीं फुल ना हो जाए, कोई मोटर ख़राब तो नहीं होगी, पानी की सप्लाई सही चल रही है। सुबह उठते ही लोगों को पानी चाहिए होता है अपने स्वच्छ होने के लिए। और वो ये लोग कौन काम कर रहे हैं? क्या ये हमारे जो डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं ये काम कर रहे हैं? ये खाली डेली वेजर काम कर रहा है। अगर डेली वेजर की हालत इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। देखिए मैम, मुझे ये बताओ, ये कहाँ मतलब कौन सा ऐसा मतलब हिंदुस्तान है यहाँ पे आप काम करने के बाद आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी? मैं कहता हूँ कि हमें डर लगता है कि हमें हिंदुस्तानी कहते हुए भी कि हम कौन से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हम बंधुआ मज़दूर बन गए हैं। तो बंधुआ मज़दूर अब ज़्यादा देर नहीं बनने वाले हैं। तो लिहाजा हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने एक वायदा कर दिया कि वंस फॉर ऑल आपका करेंगे, डीडीसी की इलेक्शन ख़त्म कर दो। गवर्नर साहब ने बोला था और मीडिएटर बने थे हमारे रैना साहब, और कल भी आए थे। अब एक बार और हमें आश्वासन दे के गए हैं। तो
ठीक है, कहते हैं कि अगर अपना हक लेना है तो बार बार मतलब कोई मौका, क्योंकि हम लड़ाई पे नहीं जाना चाहते हैं। हम जम्मू की जनता से भी यही कह रहे हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम, क्योंकि जम्मू की जनता क्या है, हम लोग ही है ना, हमारे परिवार भी हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी जो यहाँ पे जम्मू की जो बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स बैठी है वो हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो ये पता नहीं कैसा ये मतलब माहौल क्रिएट कर रहे हैं इस जे.एंड.के स्टेट में 370 हटाने के बाद कि यूटी बनने के बाद आपको बेनिफिट मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बेनिफिट मिले। और ये मैं कहता हूँ कि जम्मू की जो ब्यूरोक्रेट्स है यही लोग हमारा मसला हल नहीं करना चाहते हैं, और उसकी वजह से आने वाले टाइम में जम्मू की जनता को अगर पानी की किल्लत होती है, जहाँ त्राही त्राही मचती है, तो हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि हम अब दाम नहीं तो काम नहीं, क्योंकि हमने इनको एक बार कह दिया कि हमारा फ़ैसला कर दो, अगर आपने रखना है तो सही तरीके से रखो, अगर नहीं रखना है तो हमारा पिछला वेतन दे के हमें निकाल दो। तो फिर देख लेते हैं कि अगर इनके पास पावर है, मैन पावर है, तो ये डिपार्टमेंट कैसे चलाते हैं। चलिए, हमारे साथ पीएचई विभाग के डेली वेजर्स मौजूद थे जो साफ कड़े लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम अपना फ़ैसला करो या मरो की स्थिति है। चलिए, आने वाला वक्त ही अब बताएगा कि क्या कुछ फ़ैसला हो पाता है, कि और लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही गुहार लगाते हैं कि हमारे मसले हल करो, क्योंकि हमें भी अपना घर का गुजर बसर चलाना है। और साफ़ तौर में अगर नहीं मसला हल होता है, आने वाले समय में जो आम जनता है उनको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी भी यही अपील है कि इनकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सुना जाए, क्योंकि 25-26 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।